अच्छा, जरा एक बार आप कल्पना कीजिए कि बिहार की राजनीति, चुनाव का समय और अचानक सामने आए बड़े-बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप। दरअसल आपको सोचने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार मामला उन नेताओं से जुड़ा हुआ है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोपों के साथ दस्तावेज और सबूत भी पेश किए हैं। अब सवाल उठता है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि नीतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने सिर्फ आरोप लगते ही अपने 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था और लालू यादव से गठबंधन तक तोड़ दिया था। खैर, सबसे पहले बात करते हैं अशोक चौधरी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप की। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। इसमें 5 बड़े सौदे शामिल हैं। पहली जमीन 12 मई 2022 को 3.40 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसी दिन 8.89 करोड़ रुपए की दूसरी जमीन, 20 मई को 3.44 करोड़ की तीसरी जमीन, 14 जुलाई को 7.20 करोड़ की चौथी और 18 जुलाई को 15.50 करोड़ की पांचवी जमीन खरीदी गई। इसके अलावा पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर 2019 में पटना के विक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी और 2 साल बाद उसे अपनी बेटी शांभवी के नाम 34 लाख में ट्रांसफर किया। योगेंद्र के खाते में केवल 10 लाख गए और बाद में 27 अप्रैल 2025 को बाकी 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि चौधरी ने पैसे देकर अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट दिलवाया। इस आरोप के बाद अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है और कहा कि प्रशांत किशोर झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में है और वे हर साल आईटी रिटर्न दाखिल करते हैं। अब दूसरे आरोप जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे है, उसकी भी बात कर लेते हैं। पीके का दावा है कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में 2019 और 2020 में 2.12 करोड़ रुपए जमा हुए। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि यह पैसा कहां से आया और क्यों घोषित नहीं किया गया। इससे पहले 8 अगस्त को पीके ने आरोप लगाया था कि मंगल पांडे ने 2020 में कोविड-19 महामारी के समय दिल्ली में 86 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा और तुरंत ही कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। दिलीप जायसवाल का मामला है, तो जोड़िएगा, किशनगंज वाला। तीसरे आरोप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने अपने नाम में बदलाव किया, खुद को नाबालिग दिखाया और जेल से केवल 6 महीने में बाहर आ गए। उनके मैट्रिक और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पीके ने कहा कि 2010 में उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया, जबकि बिहार बोर्ड की जानकारी के मुताबिक वे फेल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर अन्य नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल पर तेल चोरी का आरोप है। पीके ने कहा कि बेतिया मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया था कि पेट्रोल पंप के पेमेंट को रोक दिया जाए, जबकि गाड़ियों में डीजल डालने के बाद यह गोदाम में भेजा जाता था और तेल निकालकर बेचा जाता था। इसी तरह बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज में मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इन मंत्रियों से स्पष्टीकरण ले। यदि आरोप सही पाए गए तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। 21 सितंबर को उन्होंने साफ कहा कि अगर सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे जवाब नहीं देंगे तो उन्हें सरकार से हटा दिया जाए। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। इसके पीछे 3 मुख्य वजहें मानी जा रही हैं। पहली, उनकी सेहत। द हिंदू के सीनियर असिस्टेंट एडिटर अमरनाथ तिवारी बताते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और शायद इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। दूसरी वजह है करीबी नेताओं और राजनीतिक दबाव की स्थिति। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरुण पांडे बताते हैं कि इस कार्रवाई का मतलब भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे पर भी दबाव बनाना है। तीसरी वजह है चुनाव से पहले जातीय समीकरण। सम्राट चौधरी कोयरी, अशोक चौधरी दलित और मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं। कार्रवाई करने पर जातीय समीकरण बिगड़ सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। नीतीश कुमार की ईमानदार नेता की छवि पर सवाल उठ सकते हैं और स्विंग वोटर्स का झुकाव कम हो सकता है।
सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी बताते हैं कि इस मुद्दे का चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं के खिलाफ आरोपों के बावजूद कोई स्पष्ट सफाई नहीं आई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरुण पांडे कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने साक्ष्यों के साथ आरोप लगाए हैं, इसलिए लोगों के मन में यह मुद्दा एक बड़ा इम्पैक्ट बना रहेगा। इतना ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल में पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की है। 6 मंत्रियों का भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा देना पड़ा और गठबंधन भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस बार चुप्पी और मौन ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप उनके दस्तावेज और सबूतों के साथ सामने आने के बाद अब जनता और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर नजर रख रहे हैं। नीतीश कुमार की अगली चाल तय करेगी कि उनकी छवि और चुनाव की संभावनाएं कैसे प्रभावित होगी। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करेंगे या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुप रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में फिर भूचाल ला दिया है और आने वाले दिनों में हर बयान और हर कदम का गहरा असर बिहार की सियासत पर पड़ने वाला है। तो इन तमाम खबरों के बाद जो सवाल उठ रहा है वो नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर उठ रहा है कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे और लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप थे, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन में हेराफेरी के आरोप थे। इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था 2015 के बाद जब सरकार बनाई थी साथ मिलकर। और सबसे खास बात, तब वही प्रशांत किशोर उनके चुनावी रणनीतिकार थे और प्रशांत किशोर की रणनीति से ही उस बार चुनाव जीता गया था। प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि गठबंधन करवाने वाला तो मैं ही था, आरजेडी और जेडीयू कभी साथ नहीं आ सकती थी, लेकिन साथ कौन लाया? मैं ही लाया था। अब वही प्रशांत किशोर फिर से नीतीश कुमार के मंत्रियों पर और नीतीश कुमार के शासन पर, जीरो टॉलरेंस वाली शासन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं, दस्तावेज के साथ सबूत दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर का हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की राजनीति में बम की तरह विस्फोट कर रहा है। अब देखना होगा कि यह बारूद कहां तक फैलता है और इस बारूद का असर बिहार की राजनीति पर कैसे पड़ता है। तो जैसे भी जो भी अपडेट बिहार से आता है हम आपको लगातार देते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ।